नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले दिखाएंगे आपको इस वक्त के अहम हेडलाइंस। सीएम योगी ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण का किया शुभारंभ। बोले, ये विकास की मजबूत नींव। देवबंद में मंच से गरजे सीएम योगी। कहा, बंगाल की जीत ने दिखाया आईना, फतवों पर ली चुटकी। कोलकाता में ममता बनर्जी से मिले अखिलेश। बोले, भाजपा की आंखों में दीदी खटकती हैं क्योंकि इनकी सोच सामंती। ललितपुर में 4 युवकों की पानी में डूबने से हुई मौत। शादी समारोह में आए 5 युवक नहर में डूबे, एक की हालत गंभीर। झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर। अयोध्या में सरयू में स्नान के दौरान बड़ा हादसा। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में 3 युवक डूबे। अभी कोई सुराग नहीं, रेस्क्यू कार्य जारी। और उत्तर प्रदेश में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। यातायात दिखा बाधित, बिजली आंधी का अलर्ट हुआ जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों का रुख करेंगे उससे पहले सीधा आपको पौड़ी गढ़वाल लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कुछ कहना सुना देते हैं आपको। और महाराज जी ने उसका पूजन भी कर दिया। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी की तरफ से आदरणीय महाराज जी का, आदरणीय योगी जी का अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं कि वो हम सबके बीच में आए हैं। और आज यहां आने से पहले गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय ठियाणी के नए भवन का भी आज वहां पर शिलान्यास है और ओपन जिम के लोकार्पण भी है। और बहुत ही सुंदर एक, जो एआई का जमाना चल रहा है, एआई के युग में आदरणीय योगी जी ने अभी एआई से काफी सारा वहां पर संवाद भी किया और मैंने भी किया। उसका भी आज शुभारंभ हुआ है। तो मैं आपका देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर एक बार फिर बहुत स्वागत करता हूं। और आज एक विशेष दिन भी है। आज के दिन ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ भी है और इस विशिष्ट अवसर पर मैं वीरभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के समस्त प्रदेशवासियों की ओर से भारत माता की रक्षा में सदैव संत रहने वाले हमारे वीर सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति को नमन करते, उन सभी को सैल्यूट करता हूं। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड वासियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आदरणीय महाराज जी देवभूमि की इसी प्रसूता भूमि के सपूत हैं, वीर प्रसूता के। और योगी जी से उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक, वैसे पूरे देश में लोग उनको बहुत स्नेह करते हैं, बहुत उनके ऊपर श्रद्धा करते हैं, लेकिन देवभूमि का प्रत्येक नागरिक उनसे एक गहरा भावनात्मक लगाव और जुड़ाव महसूस करता है। और वास्तव में जितना स्नेह जुड़ाव हम सभी महाराज जी के प्रति रखते हैं, उतना ही अपनत्व और प्रेम का भाव योगी जी भी हमारे समस्त उत्तराखंड वासियों के लिए रखते हैं। आपके व्यक्तित्व में साधना और राष्ट्र सेवा का अद्भुत समन्वय है। और सच में आपने दृढ़ संकल्प, अटूट राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रनिष्ठा से साबित किया। जब संन्यास की साधना राम के संकल्प से जुड़ जाती है तो वो राष्ट्र निर्माण का एक आधार बन जाती है। आपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश को, जिसको कि बीमारू राज्य की संज्ञा दी जाती थी, उस बीमारू राज्य की संज्ञा से बाहर निकाल सुशासन और सशक्त कानून व्यवस्था वाले एक आदर्श राज्य में स्थापित करने का जो ऐतिहासिक कार्य किया है, वो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और आज उत्तर प्रदेश की जो का मॉडल है, उसकी गूंज सभी जगह सुनाई देती है। अभी
हाल ही में जो बंगाल चुनाव के आए हैं, आप सबको पता है देश की आज़ादी के बाद पहली बार भगवामय हो गया। और उन नतीजों के बाद कुछ मीडिया की रिपोर्ट देख रहा था, उसमें एक रिपोर्ट में आ रहा था कि बाबा का बुलडोजर बंगाल में भी हिट हो गया। और आप जहां भी जाते हैं वहां रास्ते हैं, एक दिशा देता है आस्था नेताओं के प्रति और समाज और देश के हित में कार्य करने वाले लोगों की श्रद्धावान और सम्मान का भाव अपने अंदर पैदा कर प्रगति के लिए व्यक्ति का सकारात्मक होना आवश्यक है। दिशा में सोच, नकारात्मक सोच से व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी नहीं। अच्छा सोचो, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। बुरा याद करना, वह बुरा हमेशा व्यक्ति ही हमेशा बुरा का कारण बनता है। हम लोग अक्सर देखते हैं व्यक्ति ये भूल करता है कि मैं दूसरे का नुकसान करूंगा तो मेरा हित हो जाए। जब हम किसी की तरफ बुरी निगाह से देखते हैं और ऐसी करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम एक उंगली उधर कर रहे हैं लेकिन 3 उंगली तो मेरे ही है। यानी जितना मैं किसी का नुकसान पहुंचाना चाहता हूं उससे 3 गुना नुकसान पहुंचा रहा हूं। और इसके लिए सबसे अच्छे केंद्र होते हैं ईश्वर की भक्ति, आस्था, उसका माध्यम बनता है। और मुझे प्रसन्नता, बचपन में देखते थे यहाँ पे एक सामान्य से छोटे से स्थान पर लोग पुष्प चढ़ा देते थे, पत्तियां चढ़ा देते थे। यहाँ पर भरतिया जी ने भव्य मंदिर बना दिया है। गत वर्ष आए थे तो ठांगर में, बिथाणी में जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में इन्होंने बच्चों के लिए अच्छी फ्लोरिंग, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, ये सब बनाए। और बनाए नहीं, वहां पे शिक्षक, तब मैं भी, धामी जी भी, त्रिवेंद्र जी भी, सतपाल महाराज जी भी, धन सिंह जी भी, ये सभी लोग तब भी आए थे। और मैं हर 3 महीने में रिपोर्ट मांगता हूं कि क्या प्रोग्रेस है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर के बच्चे जिले में टॉप करते हैं, बहुत अच्छे। ये प्रतिस्पर्धा इस बात को लेकर के कि ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अच्छी दिशा में प्रगति कर रहे हैं। और खंड सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि लोग अच्छी दिशा में आगे बढ़े, वह साकार हो रहा है। समाज जब सहयोग करता है तो वह साकार होता ही देता है। और यह मंदिर भी और धार्मिक अनुष्ठान भी यहाँ पर इतनी भव्यता के साथ पहली बार इस क्षेत्र में इस रूप में हो पा रहा है। मैं देख रहा था पिछले 4-5 दिनों से लगातार यज्ञ के कार्यक्रम, योग्य आचार्य यहाँ पे पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं। गांव पूरा जुटा हुआ है, आसपास के क्षेत्र सब लोग जुटे हुए हैं। यही यज्ञ के पीछे का भाव भी होता है, जोड़ना सबको। हम सब जुड़ते हैं तब एक भाव आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताइए, आक्रांत आए थे अयोध्या में, राम मंदिर तोड़ गए। 500 वर्षों में कुछ नहीं हो पाया, लेकिन जब एकजुट होकर के फैसला किया गया, केंद्र और प्रदेश में एक जैसी सरकार आई, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया, भव्य मंदिर बन गया। एक दिशा में जब हम सोचते हैं, एक चलते हैं, एक साथ करते, कोई कार्य सामूहिक रूप से करते हैं, वह परिणाम देता है।
अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। कौशाम्बी से अहम खबर, जहां महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। घर के अंदर फंदे से लटका मिला महिला का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। आत्महत्या के कारणों की पुलिस जांच कर रही है। कोखराज थाना क्षेत्र के बघेलापुर गांव की यह घटना। तो कोखराज थाना क्षेत्र के बघेलापुर गांव की घटना है। कौशाम्बी से अहम खबर, घर के अंदर फंदे से लटका मिला महिला का शव। हमीरपुर में यमुना नदी में नाव हादसे में 9 लोगों के डूबने की घटना पर प्रदेश में शोक की लहर। हादसे को लेकर योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर दुख जताया और अधिकारियों को राहत व बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि नाव से नदी पार कर लौटते समय यह हादसा हुआ है। अब तक 5 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि एक बच्चे की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने प्रदेश में जनगणना प्रक्रिया शुरू होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने न केवल इस प्रक्रिया के तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी है, बल्कि विपक्ष और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी तीखे राजनीतिक बाण चलाए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरान सुनाते हैं आपको। आज से जो है मकान गणना शुरू हो गई और इस जनगणना और मकान गणना के साथ साथ अब तय होगा कि कैसे जो है 2027 तक आते आते चुनावी समीकरण बदलेंगे और कितने लोग जो हैं उत्तर प्रदेश के अंदर वोटर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र कश्यप जी, मंत्री सरकार के अंदर। सर, कैसे देखते हैं कि आज से जो है मतगणना शुरू हो गई है? मतगणना के पहले चरण की कार्रवाई मकान गणना के रूप में आज शुरू हो रही है, हुई है, और बहुत लंबे समय के बाद ये जनगणना के कार्य को पूरा करने का अवसर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, मुझे भी, पूरे यूपी देश के लोगों को, कि अभी मकान गणना और उसके बाद में जनगणना, और जनगणना में भी के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग की गणना का काम भी इस सामान्य जनगणना के साथ पूरा होने वाला है। देश के दलित पिछड़े समाज के लोगों का उत्साह इस उम्मीद के साथ बढ़ा हुआ है कि 95 वर्षों के बाद पहली जातीय जनगणना 1931 में भारत के अंदर हुई थी। 1931 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनगणना कराने का साथ दिखाया है, तो तमाम देश के लोगों में उत्साह, खुशी है और उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग मिलकर पहले भवन गणना और उसके बाद जनगणना में सम्मिलित होकर देश के सामने देश की जनसंख्या को लाने का काम करेंगे। सर, विपक्ष भी यही बोल रहा था कि जातिगत जनगणना हो, जब मकान गणना हो रही तो इसी पे जातीय जनगणना क्यों नहीं लाई जाए, और उसी के बाद जो है उसी के आधार पर जो है जो पूरा एजेंडा था कि महिला आरक्षण और इस तमाम चीजें उसी के आधार पर जो है क्यों ना तय हो। विपक्ष कब क्या कहता है वो कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी फैसला कर चुके हैं कि पहले मकानों की गणना होगी, उसके बाद जनगणना होगी, और जनगणना में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की गणना अलग से की जाएगी, ताकि सरकार को लाभकारी नीतियां बनाने में सुविधा हो सके। तो वो कार्रवाई तेजी के साथ शुरू हो गई है। जहां तक नारी के आरक्षण का विषय है, तो प्रधानमंत्री जी की चाहत थी कि देश के अंदर असेंबली और पार्लियामेंट में देश की महिलाओं को 2029 से अवसर मिलना शुरू हो जाए, इसलिए नारी वंदन अधिनियम संशोधन का बिल लाया गया था। लेकिन विपक्ष के लोग नहीं चाहते कि महिलाओं को पार्लियामेंट और असेंबली में जाने का मौका मिले, इसलिए वो बिल पास नहीं हो सका। लेकिन आने वाले समय में देश और उत्तर प्रदेश की महिलाएं विपक्षी दलों के नेताओं को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हैं। वहीं अगर बात की जाए, कई जो है धर्म गुरुओं ने कहा है,
मौलाना ने कहा है कि इसमें जो है बढ़ चढ़कर भाग लें जनगणना के अंदर। अच्छा है, उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रीगणों ने, सभी सांसद, विधायक, राजनीतिक नेताओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जनगणना के कार्यों को में सम्मिलित होने का आह्वान किया है। ये देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छी खबर है, चूंकि बिना जनता के गणना के कार्य को पूरा किया जाना संभव नहीं। इसलिए मैं भी उत्तर प्रदेश की जनता से आग्रह करूंगा कि वो भवन गणना के कार्यों में अपनी सहभागिता निभाते हुए अपने सरकार के काम में अपना सहयोग दें। अखिलेश यादव जो है बंगाल पहुंचे हैं ममता बनर्जी से मिलने, और जो है कहीं ना कहीं अब क्या होगा, अखिलेश जी को ममता की दीदी की थोड़ी सी भी चिंता होती तो उनके चुनाव में चले जाते, उनकी रैली करते, उनकी मीटिंग करते, तो हो सकता है 1-2 सीटों कोई और इजाफा हो जाता। अब ममता दीदी हार गई हैं, सत्ता से बाहर हो गई हैं और बुरी तरह से हारी हैं। अब अखिलेश जी उन्हें क्या अब सहारा दे सकते हैं मैं तो नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि मातम पोशी कैसे करेंगी ममता दीदी, शायद ये जानने की इच्छा अखिलेश जी की हो, क्योंकि 2027 में अखिलेश जी को भी उत्तर प्रदेश में मातम पोशी के अलावा कोई अवसर मिलने वाला नहीं है। वहीं अगर बात की जाए बंगाल के अंदर जब से चुनाव का नतीजा है उसके बाद से ही जो है तमाम जो है उपद्रव हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या होगी, टीएमसी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या होगी, आगजनी हो रही है। क्या लग रहा है पूरा माहौल एकदम जो है कहीं ना कहीं बंगाल जो है आग की तरह धधक रहा है सर? टीएमसी की हार की हताशा, छटपटाहट और जैसी उनकी नीति और नीयत रही है, दंगे करना, फसाद करना, मारधाड़ करना, यहाँ तक कि देश के माननीय राष्ट्रपति जी का अपमान करना, हारने के बाद भी टीएमसी के लोग उसे भूल नहीं रहे हैं। लेकिन बंगाल के टीएमसी के लोगों को ध्यान रखना होगा, शपथ होने दीजिए, एक एक बदमाश का दिमाग ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होगा, और जो हत्या और अपराध करने का काम अभी बंगाल में हो रहा है, ऐसे लोगों की पहचान करके उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही हैं ममता बनर्जी। जनता की अदालत लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत है। जब ममता दीदी को बंगाल की जनता ने ही नकार दिया तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन्हें क्या न्याय मिलेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। धन्यवाद। तो ये थे नरेंद्र कश्यप जी ने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश में जो मकान की गणना हो रही है, जनगणना का पहला चरण, उसमें सब बढ़ चढ़ कर भाग लें, और जो हश्र ममता बनर्जी का बंगाल में हुआ है वही हश्र उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख और समाजवादी पार्टी का होगा। कैमसन लतीफ के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज, लखनऊ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संभल जिले के चंदोसी में एक रिटायर्ड शिक्षक की बेटी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पिताजी, आपको बता दें, पिता जब दूध लेने के बाद घर लौटे तो बेटी कमरे में फंदे पर लटकी मिली। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संभल जनपद के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र की पंचशील कॉलोनी का ये मामला है। मृतका की पहचान 24 वर्षीय दीपिका सिंह के रूप में हुई है, जो मेहताब सिंह की बेटी थी। उनके पिता संभल के एक इंटर कॉलेज से मार्च 2026 में सेवानिवृत्त हुए हैं। थाना चंदौसी पुलिस को चंदौसी की पंचशील कॉलोनी से सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती की फांसी लगने से मृत्यु हो गई है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके अलावा फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया तथा मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अभी प्रथम दृष्टया आत्महत्या का कारण पता नहीं चल पाया है। उसके लिए परिजनों की तहरीर में पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया है। अग्नि विधिक कार्रवाई जैसे कि परिजन तहरीर देंगे उसके आधार पर निर्धारित की जाएगी। अगली खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने संगठन विस्तार करते हुए नए पदाधिकारियों की घोषणा की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के निर्देश पर यहां नियुक्तियां की गई हैं। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने
राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की सूची जारी की है। पार्टी ने कहा कि नई टीम संगठन को मजबूत करने के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ के पश्चिम जोन में थाना वजीरगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु की चैन छीनने वाले अंतर जनपदीय लूट गिरोह के 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छीनी गई पीली धातु की चैन, 2 मोबाइल, 1 पल्सर बाइक और 1 स्कूटी बरामद की है। पुलिस के अनुसार घटना के खुलासे के लिए वजीरगंज थाना पुलिस और सर्विलांस टीम का गठन किया गया था, जिसने 400 से अधिक सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का विश्लेषण कर आरोपियों की पहचान की। मुखबिर की सूचना पर रेजिडेंसी के सामने से गिरफ्तारी की गई है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान हैदर अली, मोहम्मद शाहिल, शारिक अली और इमरान के रूप में हुई। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां आपको बता दें खमरिया थाना क्षेत्र में शारदा नदी के एरा पुल पर ट्रक और ऑटो की भीषण भिड़ंत में 3 लोगों की दुखद मौत हुई। हादसे में ऑटो सवार कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घायलों को पहले नकहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। मृतकों में सीतापुर और खीरी जनपद के लोग शामिल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और पुलिस ने पहुंचकर हालात संभाले हैं। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। हादसे के चलते कुछ देर तक पुल पर यातायात भी बाधित रहा। आज दिनांक 7/5/2026 को थाना क्षेत्र खमरिया के अंतर्गत शारदा नदी पर बने एरा पुल पर शाम करीब 4:15 बजे एक ट्रक और एक ऑटो में एक्सीडेंट हो गया। सूचना मिलते ही खमरिया पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेज दिया गया, जहां 3 लोग की मृत्यु हो गई एवं 5 लोग का इलाज चल रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। धर्मनगरी अयोध्या के सरयू तट पर आज स्नान के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पुरानी बस्ती निवासी 3 युवक सरयू नदी की तेज धारा में बह गए। पुलिस और गोताखोरों की टीम लगातार रेस्क्यू चला रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अभिषेक कुमार सोनी, अमित गुप्ता और राज गुप्ता निवासी पुरानी बस्ती सरयू नदी के लक्ष्मण घाट क्षेत्र में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक गहरे पानी में जाने लगा, जिसे बचाने के चक्कर में बाकी दोनों दोस्त भी आगे बढ़े और देखते ही देखते तीनों ही नदी के लहरों में समा गए। हादसे के वक्त मौके पर चीख पुकार मच गई। उसी समय अमरोहा से आए 2 अन्य श्रद्धालु भी नदी में डूबने लगे। घाट पर तैनात जल पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए डूब रहे उन दोनों श्रद्धालुओं को सफल रेस्क्यू किया है। तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाया। मई 2026 को जनपद अयोध्या के कोतवाली अयोध्या अंतर्गत सरयू तट पर कुछ लड़के अपने मित्रों के साथ स्नान करने आए थे। स्नान के दौरान जो सीमा रेखा जो बैरिकेटिंग की गई है उसको पार करके वो आगे बढ़ गए और वहाँ पे लगभग सुनसान है, वहीं पे 3 बच्चे पानी में डूब गए, जिनसे उनकी मृत्यु संभावित है। SDRF की और जल पुलिस की टीमें सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। हमीरपुर के थाना कुरारा क्षेत्र के कुतुबपुर माजरा गांव में यमुना नदी पार करते समय हुए नाव दुर्घटना के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। आज एडीजी प्रयागराज जोन ज्योति नारायण ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया और शोकाकुल परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। बीती शाम हुए इस हादसे के बाद से ही NDRF और SDRF की टीमें यमुना की लहरों में लापता लोगों की तलाश कर रही हैं। लगभग 20 घंटे में चले सघन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद टीम ने अब तक एक महिला और 4 बच्चों के शव को नदी से बाहर निकाल लिया है। हमीरपुर में ये दुखद घटना हुई है और लोग सभी की संवेदनाएं परिवार के साथ है और यमुना नदी के किनारे होली पंचायत का हिस्सा है। वहीं बच्चे छुड़ाने के लिए सायंकाल गए, बीच में लेटी कहते हैं यहाँ वापस आते समय अंधेरा हुई, दवाएं चला दी, नाव के पलट गई। SDRF, NDRF, फ्लड और TPSC की पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं।
फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।